बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर डे 1 का सेकंड सेशन है और इसमें हमने बात करनी चैप्टर नंबर 5 की। आपको बताता चलूँ, इससे पहले ऑल्टरनेट अटेम्प्ट्स पर एक अटेम्प्ट में सैलरी का न्यूमेरिकल आता था और एक अटेम्प्ट में बिजनेस का न्यूमेरिकल आता था। तो बच्चे बहुत इजीली गैस कर लेते थे कि ये बिजनेस के न्यूमेरिकल की अटेम्प्ट है या सैलरी के न्यूमेरिकल की अटेम्प्ट है। लेकिन पिछली बार क्या हुआ, मैंने पिछली बार इस सेशन में दोनों न्यूमेरिकल कराए थे, सैलरी वाला भी कराया था बड़ा न्यूमेरिकल और बिजनेस वाला भी कराया था, एक्सपेक्टिंग के यार ये वाली ऐसी चीज है जिसको नहीं रिस्क लेना चाहिए। अच्छा, कुछ सवाल ऐसे हैं जिन पर रिस्क नहीं लेना चाहिए, उसकी वजह है, यानी अगर आप एक एक अकाउंटिंग के सवाल में फाइनल अकाउंट का सवाल छोड़ आते हैं कि वो नहीं तैयार करते और वो 25 नंबर का या 20 मार्क्स का आ जाता है, तो आप उस एक सवाल से ही बोल्ड हो जाते हैं, बाकी फिर आपने देखकर टाइम ही पास कर रहे होते हैं। यानी टेक्निकली ऑल दो वो 20 या 25 मार्क्स का होता है, लेकिन उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऐसा होता है कि उससे जो है ना प्रॉब्लम हो जाती है स्टूडेंट को ओवरऑल पेपर अटेम्प्ट करने में। ये भी इस न्यूमेरिकल का भी वही सीन है, इसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। पहले 2 समों पे तगड़ा सा न्यूमेरिकल होता है, फिर उसके बाद सेल टैक्स का न्यूमेरिकल होता है। तो सर इजी नहीं लेना, और इससे पहले तो शायद कोई तुक्का लगा लेता कि नहीं इस बार देख लेना सैलरी का न्यूमेरिकल नहीं आना। इस बार कोई भी ये बात नहीं कर सकता। सो बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। मैंने सिर्फ ये सारी बात इसलिए की कि हम इसको आप ड्यू कंसिडरेशन दें इस चैप्टर को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 5 सैलरी। सर सैलरी तनख्वाह किसको मिलती है? जो मुलाजमत करता है। मुलाजमत यानी एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को एम्प्लॉयमेंट के एवज जो देता है उसको सैलरी कहते हैं। सर जी यही है ना, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को एम्प्लॉयमेंट के एवज जो देता है वो उसे सैलरी कहते हैं। सर वो क्या हो सकता है? एम्प्लॉय कौन है? जो नौकरी करता है। एम्प्लॉयर कौन है? जो तनख्वाह देता है और रेम्यूनरेट करता है और एंगेज करता है। एम्प्लॉयमेंट क्या है? इसमें 3 बातें हैं सर। डायरेक्टर होना एम्प्लॉयमेंट है, सरकारी पोजीशन होल्ड करना एम्प्लॉयमेंट है, पोजीशन एंटाइटलिंग द होल्डर टू फिक्स रेम्यूनरेशन, फिक्स तनख्वाह लेना। सर ये तीनों बातें एम्प्लॉयमेंट में फॉल करती हैं। सर जी पॉइंट नंबर 1, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को एम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट जो पैसे देता है उसको सैलरी बोलते हैं। एम्प्लॉई सर्विस करने वाला, एम्प्लॉयर एंगेज करके रेम्यूनरेट करने वाला, और एम्प्लॉयमेंट। 3 बातें हैं एम्प्लॉयमेंट में, फिक्स सैलरी, सरकारी नौकरी, डायरेक्टरशिप ऑफ द कंपनी। सर जी यस और नो? ये बुनियादी डेफिनेशन है। सैलरी की भी बता दी। सर सैलरी में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं? सर नाम कोई भी हो, पे, ओवर टाइम, फी, वेज, बोनस, ग्रेचुटी, लीव पे, कमीशन, वर्क कंडीशन, सप्लीमेंट, सर सारा कुछ सैलरी के हेड में शामिल होता है। बुनियादी तौर पे जो बेनिफिट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है, जो बेनिफिट, वो 2 तरह के होते हैं। एक को कहते हैं अलाउंस और एक को कहते हैं परक्विजिट। सर अलाउंस क्या? आसान अल्फाज में जो पैसे दिए जाते हैं ना किसी काम के लिए, वो अलाउंस होता है। परक्विजिट क्या है? सर सहूलत। परक्विजिट क्या है? सहूलत। अगर एक एम्प्लॉय को 10,000 रुपये महीना दे दिया गया कि जनाब तुम्हें कोई मेडिकल जरूरत हो तो उससे पूरे करो, ये मेडिकल अलाउंस है, यस। और अगर एक एम्प्लॉय को कार्ड दे दिया गया कि ये पकड़ो तुम्हारा कार्ड, जब भी प्रॉब्लम आए डॉक्टर हॉस्पिटल से तुम्हारा इलाज करा दिया जाएगा। सर जी ये पैसा नहीं है, ये क्या है? सहूलत। सर इसको परक्विजिट कहते हैं। एक एम्प्लॉय को 70,000 रुपया दिया गया कि अपनी मर्जी से 10 मरले का पोर्शन लेके 10 मरले की जगह लेके उस पर किराए पे रह लो। सर ये अलाउंस है, इसको कहते हैं हाउस रेंट अलाउंस। एक बंदे को घर कंपनी ने दे दिया है मकान रहने के लिए, इसको एकोमोडेशन बोलते हैं। सर मेरी बात समझ आ रही है? एकोमोडेशन का मतलब होता है रिहाइश। सर अलाउंस के केस में आपको पैसा मिल रहा होता है,
अलाउंस के केस में आपको पैसा मिल रहा होता है, जबकि क्या कहते हैं, परक्विजिट के केस में आपको सहूलत मिल रही होती है। सर जी बात समझ में आ रही है? ये असल कॉन्सेप्ट है। सर अलाउंस मिले या सहूलत मिले, अगर काम करने के एवज मिल रही है तो टैक्सेबल होगी अंडर द हेड सैलरी। सर जी गौर से, काम करने के एवज मुझे इन आई कैप ने ये डिवाइस दी कि सर आप इससे पढ़ाएं, ठीक हो गया, मैंने इससे पढ़ाएं, समझ लें, समझने की बात है, ठीक है, आप इससे पढ़ाएं। अब देखिएगा, इस डिवाइस से मैं पढ़ा रहा हूं, ये डिवाइस उन्होंने मुझे काम करने के लिए दी है या काम करने के एवज दी है? सर काम करने के लिए दिया है, ये मेरी इनकम में शामिल नहीं होगी, टैक्सेबल नहीं होगी। हाँ, अगर ये सेशन कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद आई कैप वाले, फॉर एग्जांपल ये डिवाइस वाकई आई कैप की नहीं, समझाने के लिए आई कैप वाले मुझे कहते हैं कि ये डिवाइस आपकी हुई, आप साल ले जाएं। अब इस केस में अब उन्होंने जो मुझे ये बेनिफिट दिया है, ये काम करने के लिए दिया है, ये काम करने के एवज दिया है, काम करने के एवज, ये जो काम करने के लिए एवज दिया जाता है ना सर, ये इनकम होती है और टैक्सेबल होती है अंडर दैट सैलरी। बस ये कॉन्सेप्ट ज़हन में रखिए, कोई भी बेनिफिट जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है, काम करने के एवज दे रहा है, सर ये उसकी इनकम होगी और टैक्सेबल होगी अंडर दैट सैलरी। काम करने के लिए दे रहा है, सर दुबई चैप्टर आई कैप का, वहां पे उन्होंने मुझे भेजा कि आप सेशन एक वहां पे कंडक्ट करा दें टैक्स का। मैं वहां पे चला गया, जाने आने की टिकट आई कैप ने मुझे दी। मुझे बताएं क्या ये मेरी इनकम में शामिल होगा अंडर दैट सैलरी? नहीं होगा, नहीं होगा। काम करने के लिए दिया जा रहा है फायदा, सर काम करने के एवज दिया जाए। ये सेशन बहुत अच्छा कंडक्ट हो गया, आई कैप ने कहा ये सर 2 दुबई की टिकट्स हैं, जाएं आप फैमिली के साथ घूम फिर आए। अब इस केस में मुझे काम करने के लिए नहीं दिया, बल्कि काम करने के एवज दिया। सर बस ये कॉन्सेप्ट अपने जेहन में रखिएगा, काम करने के बदले के तौर पे देना जो है ये इनकम होती है और टैक्सेबल होती है। काम करने के लिए जो भी दिया जाए वो इनकम नहीं होती और टैक्सेबल नहीं होती। सर ये असल कॉन्सेप्ट है। सर काम करने के एवज वो आपको पैसे दे रहे हैं, कोई एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, ट्रैवलिंग दे रहे हैं। सर हत्ता वो कहता है, सर एक कॉन्सेप्ट है रीइंबर्समेंट का। मुझे मिसाल के तौर पे आई कैप वालों ने कहा कि आप जनाब दुबई चले जाएं, मैंने कहा ठीक है सर बहुत शुक्रिया। वो कहते हैं सर आप टिकटिंग करा लें, वहां पे रह लें, आके बिल दे दीजिएगा, हम आपको रीइंबर्स कर देंगे, यानी वापस कर देंगे। सर इस केस में जो पैसे मुझे वापस हुए हैं, अगर वो बेनिफिट काम करने की एवज दिया गया था, काम करने के एवज दिया गया था, तो मेरी इनकम होगी और टैक्सेबल होगा। और अगर काम करने के लिए वही दुबई है, वहां पर लेक्चर देने के लिए जब मैं गया तो वो काम करने के लिए नहीं, काम करने के एवज नहीं था, बल्कि काम करने के लिए था। सर यही रीइंबर्समेंट जब लेक्चर देने के बाद वापस आके मुझे मिली तो ये मेरी इनकम में शामिल नहीं होगी, क्योंकि मैं काम करने के लिए गया था। और यही रीइंबर्समेंट जब काम करने के एवज मुझे मिली तो मेरी इनकम में शामिल होगी। यस और नो? सर जी आगे चलते हैं। अच्छा, उसके बाद है प्रॉफिट इन ल्यू और इन एडिशन टू सैलरी। सर इसमें अगला पॉइंट ये है, सर मुलाजमत की कोई शर्त पूरी करना, मुलाजमत एम्प्लॉयर के कहने पे, मिसाल के तौर पे आई कैप के कहने पे मैं कहीं और नहीं पढ़ाता, आई कैप के कहने पे मैं 2 से 5 पढ़ाता हूँ, दिन के वक्त नहीं पढ़ाता, आई कैप के कहने पे मैं फिजिकल भी पढ़ा रहा हूँ, लाइव भी पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन भी पढ़ा रहा हूँ। सर ये सब कुछ काम कर रहा हूँ, मैं हर शर्त के एवज पैसे मांगता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी फिजिकल पढ़ाने के इतने लाख होंगे, ऑनलाइन पढ़ाने के इतने लाख होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ अगर मैं 2 से 5 पढ़ाऊंगा तो इतने लाख होंगे। शर्तों के एवज पैसे लेना और कंडीशंस पूरी करके पैसे लेना, दूसरे किसी और इदारे में नहीं पढ़ाना, उसके अगेंस्ट पैसे लेना। सर ये जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से एम्प्लॉयमेंट में आने के पैसे,
एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन पूरी करने के पैसे, एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन में तब्दीली के एवज पैसे, कहीं और ना पढ़ाने के या कोई काम ना करने के पैसे, सर ये सारा कुछ जो जो पैसे लिए जाएंगे, ये कंसिडरेशन जो ली जाएगी, ये इनकम होगी और टैक्सेबल होगी अंडर द हेड सैलरी। सर शर्तें सारी मनवा ली और एम्प्लॉयर ने कहा सॉरी भाई आपकी तो बच्चों को समझ नहीं आ रही है, अब आप जाए। ठीक हो गया जी, तो समझ नहीं आ रही है, अब आप जाए। अब इस केस में, सर जी मैं फिर कह रहा हूं समझे, जो बता रहा हूं समझ लो, उसका ज्यादा फायदा होगा आपको। सर अगली बात ये है, टर्मिनेशन बेनिफिट क्या है? सर टर्मिनेट कहते हैं निकालने को। असल में मैं इस पॉइंट पे फोकस इसलिए ज्यादा करता हूं कि बच्चों को टर्मिनेशन और रिटायरमेंट का मतलब समझा सकूं। सर रिटायरमेंट होती है, मैं पढ़ा पढ़ा के इतना थक गया हूं, मेरा गला बैठ जाता है हर 5 मिनट बाद, तो सर प्लीज अब आप इजी हो जाएं, अब आपसे नहीं पढ़ाया जा रहा। अब ये होती है रिटायरमेंट। ठीक हो गया। टर्मिनेशन ये होती है कि उन्होंने आपको कहा ऐसा खुदा हाफिज बाय बाय टाटा, आप अब मजीद ना पढ़ाएं, सर ये टर्मिनेशन है। सर टर्मिनेशन के हवाले से बेनिफिट जो मिलेगा वो भी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी है, रिटायरमेंट के हवाले से जो बेनिफिट मिलेगा वो भी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी है। लेकिन टर्मिनेशन के हवाले से खास बात है, और वो बात मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताई। यस, टर्मिनेशन बेनिफिट जो है वो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम होता है, और उसमें टैक्स पेयर के पास ऑप्शन होती है, चाहे तो टर्मिनेशन बेनिफिट को एनटीआर के तौर पे ट्रीट कर ले, चाहे तो टर्मिनेशन बेनिफिट को सेपरेट ब्लॉक आइटम के तौर पे ट्रीट कर ले। सवाल ये पैदा होता है, सर सेपरेट ब्लॉक आइटम के तौर पे ट्रीट तो कर ले, लेकिन सेपरेट ब्लॉक आइटम का तो सेपरेट रेट होता है, वो रेट कैसे निकालेंगे? सर जब भी कहा जाए सेपरेट ब्लॉक आइटम, तो आपके जहन में पहली बात ये आनी चाहिए रेट। चूंकि एनटीआर के रेट तो पेपर में गिवन होंगे, सेपरेट ब्लॉक आइटम, सर सेपरेट ब्लॉक आइटम के रेट्स आपको बाजुकात कैलकुलेट करने होते हैं, बाजुकात पेपर में गिवन होते हैं। सर जी टर्मिनेशन बेनिफिट अगर एम्प्लॉय को मिला है तो सर उसका होगा पिछले 3 साल की टैक्स लाइबिलिटी, लास्ट 3 ईयर टैक्स लाइबिलिटी डिवाइडेड बाय लास्ट 3 ईयर टैक्सेबल। सर जी बात समझ में आ रही है? पिछले 3 साल की टैक्स लाइबिलिटी डिवाइड बाय पिछले 3 साल की टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाई बाय 100। क्या पता आप लोगों के जेहन में अगर ये बात नहीं होगी और आपको सिर्फ यही पता होगा कि टर्मिनेशन बेनिफिट जो है वो सेपरेट ब्लॉक आइटम के तौर पे ट्रीट होना है, तो आप शायद शीट के एंड पे यही ढूंढते रहें कि टर्मिनेशन बेनिफिट का रेट नहीं लगा हुआ, उसने आपको पिछले 3 साल की टैक्स लाइबिलिटी और 3 साल की टैक्सेबल इनकम दी क्यों है? सर इसके लिए ही देगा वो आपको। ठीक हो गया भाई? ये सर टर्मिनेशन बेनिफिट। एम्प्लॉय के पास ऑप्शन है कि वो कमिश्नर को नोटिस देके कह सकता है कि मैं इसको सेपरेट ब्लॉक आइटम के तौर पे ट्रीट करूंगा, और अगर सेपरेट ब्लॉक आइटम के तौर पे ट्रीट करेगा तो पिछले 3 साल की टैक्स लायबिलिटी डिवाइड बाय पिछले 3 साल की टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाई बाय 100 करेगा, ये रेट आ जाएगा। सर ये वो कब करेगा? जिस वक्त रिटर्न जमा करवा रहा होगा ना, उस वक्त बताएगा कि मेरा प्लान क्या है। सर याद रखिएगा, एनटीआर के तौर पर कर रहा हो तो चुप कर जाए, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। सेपरेट ब्लॉक आइटम के तौर पे कर रहा हो तो फिर आपको अलहदा से बताना पड़ता है कि भाई इसको मैं सेपरेट ब्लॉक आइटम के तौर पे डील कर रहा हूं। अच्छा जी सर, प्रोविडेंट फंड अगर एम्प्लॉय, सर टर्मिनेशन बेनिफिट में पेंशन, पी फंड और पेंशन है, प्रोविडेंट फंड और ग्रेचुटी फंड है, अभी आगे आ रहा करते हैं, ये तीनों अंडर दैट सैलरी होते हैं। उसके अलावा सर अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को शेयर्स दे दे तो एम्प्लॉय की इनकम होगी और टैक्सेबल होगी अंडर दैट सैलरी। बड़ी डिटेल में 4th यूनिट अभी कराता हूं आपको। सर अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का टैक्स अदा कर दे, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का टैक्स अदा कर दे तो ये भी सर आप मुझे बताएं, अगर मैं नौकरी करता हूं, मुझे सैलरी मिलती है, तो टैक्स किसको जमा कराना चाहिए? मुझे, मेरी इनकम है ना। अगर मेरा टैक्स भी मेरा एम्प्लॉयर जमा करा रहा है तो ये भी एक फायदा है जो मेरा एम्प्लॉयर मुझे दे रहा है, और ये मेरी इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी, अंडर द हेड। सर जी एक बात अलाउंस वाली छोटी सी इसने इस बार नहीं लिखी है और कीमती बात है, वो बताऊंगा।
आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान सोर्स इनकम में के हवाले से, पाकिस्तान में रहते हुए जो बंदा भी सैलरी कमाएगा, वो चाहे रेजिडेंट हो या ना हो, पाकिस्तान सोर्स सैलरी होगी तो वो हमेशा टैक्सेबल इन पाकिस्तान होगी। अलबत्ता अलाउंसेस के बारे में उसने एक बड़ी काम की बात की है, मैं आपको इन लाइन का क्रक्स बताने लगूं। अगर तो फिक्स्ड मंथली अलाउंस मिल रहा है और काम की बेस पे नहीं मिल रहा बल्कि फिक्स मिल रहा है तो वो हमेशा टैक्सेबल होगा। एक सवाल है आपकी बुक के अंदर, आई कैप की किताब के अंदर, और उसके अंदर उसने लास्ट टाइम एक एडजस्टमेंट थी रीलोकेशन अलाउंस, और उसने कहा था कि पिछली बार पिछली बुक में और इस बुक में सोल्यूशन तब्दील है चूंकि रूल तब्दील हुआ है। सुनिएगा वो कहता है पिछली बार क्या था और इस बार क्या, सुनिएगा वो कहता है जनाब आपने लाहौर से आपको शिफ्ट किया गया इस्लामाबाद और आपको 35,000 रुपया पर मंथ रीलोकेशन अलाउंस मिल रहा है, तो क्या ये टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? अब चूंकि काम के लिए किया गया था तो हम ये कहते थे ये टैक्सेबल नहीं होगा, लेकिन अब सुनिए, अब गेम ये भी कि अगर उसने कह दिया ना कि फिक्स्ड है तो ये टैक्सेबल होगा। अगर फिक्स्ड मिल रहा है तो इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा, और अगर होली और एक्सक्लूसिवली काम करने के लिए नहीं है, उसने गाड़ी दी है या उसने कोई भी बेनिफिट दिया है जो कि होली और एक्सक्लूसिवली काम करने के लिए नहीं है, तो इस केस में भी वो अलाउंस की बात कर रहा है। सॉरी मैंने गाड़ी की एग्जांपल दे दी, वो आपको 1 लाख रुपया दे रहा है, एक्सक्लूसिवली काम के लिए नहीं दे रहा बल्कि और भी किसी चीज के लिए दे रहा है और काम के लिए दे रहा है, तो याद रखिएगा इस केस में जितना अलाउंस होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। अगर एक्सक्लूसिवली काम के लिए नहीं है तो भी टैक्सेबल, और अगर फिक्स मिल रहा है तो भी टैक्सेबल होगा अलाउंस, ये याद रखिएगा। पिछली किताब में और पिछली अटेम्प्ट में क्या था, उसने कहा रीलोकेशन अलाउंस काम के लिए तो टैक्सेबल नहीं था, लेकिन अब उसने कहा फिक्स है। अगर फिक्स्ड है तो और एक्सक्लूसिवली खास तौर पे इस काम के लिए नहीं है, मिसाल के तौर पे ऐसा नहीं कि मैं आगे किसी सोसाइटी में जाना था और मैंने सोचा चलो आई कैप से होता जाऊं यहां भी सेशन दे दूं, ऐसा नहीं है सर, मैं एक्सक्लूसिवली यहां पर इसी काम के लिए हूं जो कर रहा हूं। सर समझ आ रही है? तो भाई यहाँ मिसाल के तौर पे आप में से कोई स्टूडेंट है जिसने सोचा यार लाइब्रेरी में बैठना है, चलो नीचे से आ रहे हैं उनकी भी सुन लेते हैं, ये इसका मतलब है कि ये एक्सक्लूसिव नहीं है। एक्सक्लूसिव का मतलब है वो बच्चा जो घर से सिर्फ इस सेशन के लिए ही आया है। जी, एक ही बच्चे ने 2 बार यस कहा है। उसके बाद आगे चलते हैं। सर सैलरी इनकम रिसीट बेस पर टैक्स होती है। रिसीट क्या है अभी बताया, पैसे वसूल किए, फोन कर दिया भाई को पैसे दे दो, टैक्स वालों ने पैसे काट लिए, या फोन आ गया मुझे कि आपका चेक आ गया, ये सारे रिसीट है, यानी पैसे वसूल कर लिए। सर सैलरी इनकम पे टैक्स लगता है रिसीट बेस पर, सैलरी इनकम पे टैक्स लगता है रिसीट बेस पर। जब पैसे वसूल किए, जब बिहाफ पर या इंस्ट्रक्शन पर किसी को दे दिए या कानून के तहत अंडर लॉ जो है वो अप्लाई कर दिए गए या अवेलेबल हो गए। सर जी अगली बात, सर अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था सारे हेड्स ऑफ इनकम में से डिडक्शन माइनस होके अमाउंट आती है अंडर द हेड, लेकिन याद रखिएगा अंडर द हेड सैलरी कोई डिडक्शन अलाउ नहीं होती। इसमें एक बात काम किया वो बताऊंगा और आगे निकलूंगा। सर एक बच्चा सवाल ये पूछता है कि सर जी अच्छा अंडर द हेड सैलरी कोई डिडक्शन माइनस नहीं हो सकती, अगर किसी बंदे की सिर्फ सैलरी इनकम है तो वो डिडक्टेबल अलाउंस जो 5 पड़े हैं वो माइनस करने की इजाजत है? शाबाश, सबको पता है। सर जी सुनिएगा, सर वो टोटल इनकम में से माइनस होते हैं, वो माइनस करने की इजाजत है, वो टोटल इनकम में से माइनस होते हैं। अंडर द हेड सैलरी का मतलब है विद इन द हेड सैलरी कोई खर्चा माइनस नहीं होना, लेकिन जब हेड सैलरी आ जाता है उसके बाद बाकी हेड हैं या कोई हेड भी नहीं तो इसके बाद आएगा टोटल इनकम, वो जो डिडक्टेबल अलाउंसेस हैं वो टोटल इनकम में से माइनस होनी। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, तो वो माइनस करने की इजाजत है, अलबत्ता अंडर दैट सैलरी कुछ माइनस करने की इजाजत नहीं। इसकी एग्जांपल दी जाती है ट्रेनिंग का एक्सपेंस। मिसाल के तौर पे मैं पढ़ाता हूँ, मैं यूके से एक कोर्स किया, 8 लाख रुपए उस पर लग गए, जो हाउ टू टीच एक्सेप्शनल फॉर एग्जांपल एक कोर्स था, 8 लाख का खर्चा हो गया। जब मैं यहाँ पे आया मैंने पढ़ाना शुरू किया और मुझे जो सैलरी मिली उसमें से मैंने 8 लाख माइनस कर दिया,
क्या मुझे माइनस करने की इजाजत होगी चूंकि मैंने कमाने के लिए ये खर्चा किया था? द आंसर इज नो। चूंकि अंडर द हेड सैलरी कुछ भी माइनस करने की इजाजत नहीं होती, कुछ भी माइनस करने की इजाजत नहीं होती, ये याद रखिएगा। सर अभी आपको बताया सैलरी रिसीट बेस पर टैक्स होती है। लो जी, एक बंदा एक कंपनी में काम कर रहा था और पिछले साल वहां पे उसकी सैलरी थी 1 लाख रुपए। पिछले साल वहां पे कोरोना आ गया, 4 माह की सैलरी दी, 8 माह की सैलरी नहीं दी। और इस साल 8 माह की सैलरी भी मिल रही है और इस साल के 12 माह की सैलरी भी मिल रही है। यानी पिछले साल सिर्फ 4 माह की सैलरी मिली थी और इस साल 8 माह की सैलरी पिछले साल से रिलेटेड भी मिल गई और इस साल की 12 माह की सैलरी मिल गई। गौर तो करें, पिछले साल कितनी सैलरी वसूल की? सिर्फ 4 लाख। और इस साल कितनी सैलरी वसूल की? 20 लाख। सर जी वो जो पिछले साल की सैलरी वसूल की है ना 4 लाख, हमने तो कहा है सैलरी पे टैक्स होना है रिसीट बेसिस पे, यस और नो? पिछले साल की सैलरी पे टैक्स नहीं लगेगा। क्या लगेगा? सर पिछले साल की सैलरी पे सिर्फ 4 लाख पे टैक्स लगेगा और इस साल की सैलरी पे 20 लाख पे टैक्स लगेगा। सर आप तड़प उठे, आपने कहा मेरा कसूर क्या है? मुझे सिर्फ पुरानी सैलरी लेट मिलने की वजह से मेरे पे हायर रेट ऑफ टैक्स लग रहा है। आपने कमिश्नर को नोटिस देना है। मैं नहीं खेलता, मैं रिसीट बेस पर, मैं रिसीट बेस पर टैक्स नहीं देता, मैं एक्रूअल बेस पर टैक्स दूंगा। तो कमिश्नर कहेगा अच्छा जी ठीक हो गया। सर सुनिएगा, अगर रिसीट बेस पर सैलरी लगने की वजह से हायर रेट ऑफ टैक्स लग रहा है तो आप कमिश्नर को नोटिस दे के कहेंगे कि मैं रिसीट बेस पर टैक्स नहीं दे रहा बल्कि एक्रूअल बेस पर टैक्स दे रहा हूं। सर जी अगली बात। जी भाई। सर जी देखिएगा, आपके पास पेपर में सवाल भी आया हुआ है एक, आप करंट रेट के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे सारी, ठीक है? करंट रेट के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। आप देखेंगे कि आपको इस साल में कितना रेट लग रहा है और पिछले साल की इनकम अगर इस साल में ऐड होती है तो उसकी वजह से कितना ज्यादा रेट लग रहा है। अगर वो ज्यादा लग रहा है तो आप कमिश्नर को कहेंगे कि नहीं भाई, पिछले साल की इनकम पे पिछले साल के हिसाब से टैक्स लगे और इस साल की इनकम पे इस साल के हिसाब से। सर जी आगे चलते हैं। सर जी कन्वेंस, कन्वेंस जी भाई बताइएगा। पिछले साल वसूल कितने किए हैं? जितने वसूल किए हैं उस पे लगेगा। अब वो जितने भी वसूल किए, मैंने एग्जांपल में जो भी कहा है कॉन्सेप्ट तो यही है ना, जितने पिछले साल वसूल किए उतना उस पे लगेगा। यार अब चलो गुजारा हो जाएगा मेरा। ले सर, कन्वेंस की बात करने लगा हूं भैया, गौर से। हम अब परक्विजिट की बात, ये सहूलत है कन्वेंस। वो पैसे नहीं दे रहा कि गाड़ी के ये लो 10,000 रुपया 20,000 रुपया महीने का लो, वो ये नहीं कह रहा, वो गाड़ी दे रहा है। सर ये कन्वेंस है, ये एक सहूलत है। सहूलत से कितना फायदा हो रहा है जो आपकी इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा अंडर दैट सैलरी, इसको कैलकुलेट करना है। सर जी 4 बातें हैं काम की। बात नंबर 1, मकसद क्या है? मकसद क्या है कन्वेंस का? 3 मकसद हो सकते हैं, ऑफिशियल, पर्सनल या बोथ। सर अगला, रेट क्या अप्लाई होगा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ बेनिफिट? सर ऑफिशियल के तो टैक्सेबल ही नहीं होता यार। अगर सिर्फ ऑफिशियल बेस पे है, ऑफिशियल मकसद के लिए है, तो फिर वो कुछ वो बेनिफिट ही नहीं है। सर मिसाल के तौर पे आई कैब वालों ने कन्वेंस दी, मुझे घर से पिक किया और मतलब मिसाल के तौर पे मुझे कन्वेंस दी और मैं घर से, मुझे घर से पिक किया गया और गाड़ी ड्रॉप किया गया, तो मुझे कन्वेंस तो मिली है, लेकिन इस केस में ये ऑफिशियल पर्पस के लिए कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। सर पर्सनल क्या है? पर्सनल के लिए 10% और बोथ के लिए 5%। किस चीज का? सर 5%, 10% किस चीज का? सर सवाल ये पैदा होता है कि आपने ये देखना है पहले कि ओन्ड है या लीज्ड है। सर अगर ओन्ड होगी तो कॉस्ट का, लीज्ड है तो
एट द स्टार्ट ऑफ लीज। सर कॉस्ट का मतलब ये जब खरीदी थी तब कितने की थी उसका 10%, और फेयर मार्केट द स्टार्ट ऑफ द लीज का मतलब कि जब लीज कराई थी उस वक्त कितने की थी उसका 10%। और लास्ट में क्या देखेंगे, ड्यूरेशन कितने अरसे के लिए आपके पास रहा। सर अगर 6 माह गाड़ी आपके पास रही है तो 6/12 करेंगे, अगर 3 माह रही है तो 3/12 करेंगे, अगर पूरा साल रही है तो 12/12 करें या कुछ भी ना करें, बात एक ही है। सर जी अगर गाड़ी घर के इस्तेमाल के लिए भी है, पर्सनल भी और ऑफिशियल भी है, तो 5%, ओन्ड है तो कॉस्ट, लीज्ड है तो फेयर मार्केट वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ लीज टर्म। ठीक हो गया। ड्यूरेशन क्या है ये देखना है, मल्टीप्लाई कर देंगे। सर बात समझ में आ गई, ये बुनियादी कॉन्सेप्ट है इसका कि आपने स्टेप नंबर 1 पर्पस देखना है, स्टेप नंबर 2 रेट देखना है, स्टेप नंबर 3 ये देखना है कि लीज्ड है या ओन्ड है, और स्टेप नंबर 4 ड्यूरेशन देखना। सर जी यस और नो। आगे चलते हैं। अकोमोडेशन, अकोमोडेशन है रिहाइश। अब आपका एम्प्लॉयर आपको रिहाइश दे रहा है, अगर आपका एम्प्लॉयर आपको रिहाइश दे रहा है तो क्या करेंगे। सर जी ये एक बेनिफिट है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है और काम करने के एवज दे रहा है, तो ये आपकी इनकम में शामिल होगी और टैक्सेबल होगी अंडर दैट सैलरी। सर कितना, अमाउंट गिवन इफ अकोमोडेशन नॉट प्रोवाइडेड। सर अगर अकोमोडेशन ना प्रोवाइड करते तो क्या अमाउंट देते, पॉइंट नंबर 1, और पॉइंट नंबर 2 क्या है, 45% ऑफ मिनिमम टाइम स्केल और बेसिक सैलरी इफ अकोमोडेशन नॉट प्रोवाइडेड। सर जी यही है ना, इन दोनों में से कौन सा लेंगे, हायर लेंगे ना। अमाउंट गिवन इफ अकोमोडेशन नॉट प्रोवाइडेड और 45% ऑफ द मिनिमम टाइम स्केल विच एवर इज हायर। अच्छा इन दोनों में से हायर लेना है, ये बुनियादी रूल है। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि सर मिनिमम टाइम स्केल क्या है। सर नॉर्मली जहां पर स्केल्स होते हैं, जैसे डिफेंस में, आर्मी में स्केल्स होते हैं, गवर्नमेंट इदारों में स्केल्स होते हैं, तो उनका स्केल होता है। फॉर एग्जांपल एक 17 स्केल है, 17वें स्केल का एम्प्लॉय है, और उसकी सर उसकी ना एक पूरी स्केल का सिस्टम होता है कि मिनिमम सैलरी 1 लाख, सालाना इंक्रीमेंट 10,000 और मैक्सिमम सैलरी 2.5 लाख, लेट से ये। तो उसमें करते ये हैं कि ये जो मिनिमम टाइम स्केल होता है ना, ये वाली अमाउंट यूज करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग द बेनिफिट ऑफ अकोमोडेशन। अगर सरकारी इदारा है या आर्मी का इदारा है तो उसका स्केल क्या है, उस स्केल की मिनिमम सैलरी क्या, मिसाल के तौर पे इसकी सैलरी है 1,50,000, लेकिन इस स्केल की मिनिमम सैलरी क्या है ये देखा जाएगा। इस स्केल की मिनिमम सैलरी क्या है 1 लाख, तो भाई 1 लाख का 45%, 1 लाख का 45% लेंगे, 1 माह के लिए मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो पूरे साल का आ जाएगा। ये एक बात आपको सिखाने वाली थी कि मिनिमम टाइम स्केल क्या है। ये मिनिमम टाइम स्केल है, ये इंक्रीमेंट होता है, ये मैक्सिमम सैलरी है। सर एक पॉइंट और है जो आपसे डिस्कस करनी है। सर अगर मुफस्सल एरियाज हो, मुफस्सल एरिया यानी वो एरिया जो रूरल एरिया है जिसको टैक्स डिक्लेयर कर देता है कि मुफस्सल एरिया है, उसमें 45% ऑफ मिनिमम टाइम स्केल नहीं होगा बल्कि 30% ऑफ मिनिमम टाइम स्केल होगा, 30% ऑफ मिनिमम टाइम स्केल होगा। सर ये पॉइंट थी अकोमोडेशन का, कर दिया। सर हाँ अगली बात है सर यूटिलिटी और डोमेस्टिक सर्विस, यूटिलिटी और सर्विस ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट्स, ये क्या है। सर जी अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको कहा है मैं बिजली पानी गैस टेलीफोन का खर्चा आपका उठाऊंगा, आपके घर का बिल दूंगा, तो सर ये वो बेनिफिट है जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया और एम्प्लॉय की इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा अंडर द हेड
सैलरी। सर अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा मैं 50% बिल पे करूंगा, तो 50% के बराबर बेनिफिट है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है और एम्प्लॉय की इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा अंडर दैट सैलरी। सर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा है मैं 10,000 तक का बिल तुम्हारा दूंगा, बिल 12,000 आया है, तो भैया 10,000 का बेनिफिट है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए दे रहा है और टैक्सेबल होगा अंडर दैट सैलरी। सर अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा है कि 10,000 तक तुम दे दो, ऊपर वाला मैं दूंगा, सर आपका बिल 12,000 आया है, इस केस में 2,000 का बेनिफिट है जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का पे किया है, एम्प्लॉय की इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा अंडर दैट सैलरी। सर ये पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। एक केस जिसमें वो बता दे सारा ही देगा, ठीक है, सारा इनकम में शामिल। एक केस जिसमें वो परसेंटेज बता दे 50% देगा, तो जितना भी देगा बेनिफिट वो इनकम में शामिल है। तीसरा केस वो बता दे इतना मैं दूंगा बाकी तुम दे देना, तो जितना वो दे रहा वो इनकम में शामिल हो जाएगा। चौथा केस है वो ये बता दे इतना तुम दे देना, ऊपर वाला मैं दे दूंगा। सर उसने कहा कि 10,000 तक मैं दूंगा, 10,000 तक तुम दे देना, इससे ऊपर जितना बिल होगा मैं दूंगा। बिल अगर 15,000 है तो सर 5,000 रुपए का बिल जो है वो आपका एम्प्लॉयर दे रहा होगा, एम्प्लॉय की इनकम होगी और टैक्सेबल होगी अंडर दैट सैलरी। यस और नो? सर जी डोमेस्टिक सर्वेंट की अगर हम बात करें तो सेम इज द केस जिस तरह यूटिलिटी में बताया। अगर एम्प्लॉयर कह देता है कि तनख्वाह सारी मैं दूंगा, अगर एम्प्लॉयर कह देता है तनख्वाह आदि, डोमेस्टिक सर्वेंट होता है घरेलू मुलाजिम। मिसाल के तौर पे मैं आई कैप में काम कर रहा हूँ और हमारे साथ मिसाल के तौर पे एक एसोसिएट हैं जो आई कैप ने एलोकेट किए हैं, उनकी सैलरी मैं नहीं दूंगा। उनकी सैलरी अगर दी जाएगी आई कैप की तरफ से तो वो मेरी सैलरी में शामिल नहीं होगी। लेकिन अगर मुझे गाड़ी के लिए ड्राइवर दिया गया है तो यस, वो फिर मेरी मुझे सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है, मुझे गाड़ी के लिए ड्राइवर दिया गया, घर के लिए गार्डनर दिया गया है, और क्या कहते हैं मिसाल के तौर पे कोई भी और ड्राइवर है, डोमेस्टिक असिस्टेंट दिया गया घर के काम करने के लिए। सर ये इन सारे केसेस में जो भी फायदा होगा वो मेरा एम्प्लॉयर मुझे दे रहा होगा, उनकी सैलरी मेरी इनकम में शामिल होगी, टैक्सेबल होगी अंडर द हेड सैलरी। बस बात ये देखनी है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को फायदा कितना दे रहा है, पूरी तनख्वाह दे रहा है, आधी दे रहा है, 10,000 रुपया दे रहा है, या 10,000 से ऊपर वाला जितना तनख्वाह है वो दे रहा है। सजी बात समझ आ रही है? यस और नो? सर जी ये वाली बात होगी इंटरेस्ट फ्री या कंसेशनल लोन। बड़ा अच्छा आसान कॉन्सेप्ट है, इसमें 3 केसेस हैं। सर अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को फ्री में लोन दे देता है, लोन दिया उसने 20 लाख रुपए और कहता है कोई बात नहीं, तू मुझे 5 साल बाद वापस कर देना, सर क्या ये बेनिफिट है जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया? सर जी बेनिफिट है, बैंक से जाके लें, आपको पता चले कि बैंक से जाके यही लोन लेंगे कि आपको 10% पर एनम, फॉर एग्जांपल 10% पर एनम के हिसाब से टैक्स देना, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आपके एम्प्लॉयर ने आपको क्या कहा है, मैं तुमसे कोई इंटरेस्ट नहीं लूंगा। इसका मतलब है फायदा है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है, कितना? बेंचमार्क रेट के हिसाब से। बेंचमार्क रेट कितना होता है? 10%। सर इसका मतलब ये है कि 2 लाख रुपए का फायदा है जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया। यस और नो? सर जितना फायदा एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया एम्प्लॉय की इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा अंडर दैट सैलरी। सर केस नंबर 2 है, अगर कंसेशनल लोन है, सर 10% मार्केट में मिल रहा है, ये कहते हैं मैं तुमसे सिर्फ 4% लूंगा, तो ये वसूल कितने करेगा? 80,000। और फायदा कितने का दे रहे हैं एम्प्लॉयर होने की वजह से? 1,20,000 का। सर ये जितना भी फायदा दे रहे हैं ना, ये टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी। सर तीसरे नंबर पे देखिएगा, अगर एम्प्लॉयर जालिम आदमी है, वो कहता है मार्केट से 10% में मिल रहा है तो मार्केट से जाके ले लो, मैं तो 12% पे ही दूंगा। अब इस केस में वो अबव बेंचमार्क दे रहा है, कितना फायदा दिया एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को? खाक फायदा दिया, कोई फायदा नहीं दिया। सर इस केस में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा अंडर दैट सैलरी। और पे कितना करेगा एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को? सर 12% के हिसाब से
2,40,000। सर अब यहां पर एक बात तो ये समझ लीजिए कि टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी क्या होगा, जो सीधी सीधी बात है। जितना फायदा एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया है, चूंकि वो उसके बाद नौकरी कर रहा है, पहले केस में 2 लाख का, दूसरे केस में 1,20,000 का, तीसरे केस में कोई फायदा नहीं दिया चूंकि अबव बेंचमार्क था। सर पेमेंट कितनी की है? पहले केस में कोई पेमेंट नहीं, दूसरे केस में 80,000 की पेमेंट, तीसरे केस में सारे के सारी 2,20,000 की पेमेंट। सर अब पहली बात तो ये है कि ये टैक्सेबल होगा अंडर दैट सैलरी, जितना फायदा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देगा, लेकिन इसकी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन नंबर 1, अगर लोन 1 मिलियन तक हुआ तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। यानी मैंने 8 लाख का लोन लिया अपने एम्प्लॉयर से, तो इस केस में कुछ भी टैक्सेबल, मुझे मेरे एम्प्लॉयर ने इंटरेस्ट फ्री दे दिया या 4% पे दे दिया, कुछ भी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी नहीं होगा। सर आप थक गए हैं? अच्छा मैं तो नहीं थका, मैं कहा शायद आप सुन सुन के थक गए हो। सर जी मेरे साथ रहिएगा जी। सर जी जरा देखिएगा, एक्सेप्शन की बात कर लेंगे। अगर मैंने अपने एम्प्लॉयर से 8 लाख रुपए का लोन लिया है और उससे मुझे इंटरेस्ट फ्री लोन दिया है, तो मुझे बताते हैं कितना टैक्सेबल होगा? कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, चूंकि 1 मिलियन से कम की, 1 मिलियन या 1 मिलियन तक का अगर लोन मैंने अपने एम्प्लॉयर से लिया है तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। सर केस नंबर 2, प्रोविडेंट फंड। सर ये जरा ध्यान से बात सुनिएगा, ये वाला पॉइंट 90% स्टूडेंट को सही नहीं पता होता, जरा सुनिएगा। गेम ये है कि मैंने अपने एम्प्लॉयर से 10% के हिसाब से इंटरेस्ट लेना था, और मैंने अपने एम्प्लॉयर को कहा कि यार मैं सूद नहीं लेता भाई, मैं कोई इंटरेस्ट नहीं लूंगा। 1 साल बाद मुझे जरूरत पड़ गई लोन लेने की, मैंने अपने एम्प्लॉयर से लोन लिया, तो उसने मुझे इंटरेस्ट फ्री लोन दिया, चूंकि मैंने भी उसे इंटरेस्ट फ्री दिया था। यस और नो? अब इस केस में जब उसने मुझे इंटरेस्ट फ्री लोन दिया, तो इस केस में क्या ये बेनिफिट जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है टैक्सेबल होगा अंडर दैट सैलरी? नहीं होगा। जब मैंने लोन इंटरेस्ट लेना था मैंने नहीं लिया, अब मेरा एम्प्लॉयर मुझे दे रहा है तो वो भी मुझ पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर रहा, तो ये बेनिफिट टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी नहीं होगा। सर जी यस और नो? अच्छा अब अगली जो बात है वो 2 बातें इसके अंदर और बड़ी अहम है। पहली बात यह कि सर अगर आपने लोन लिया अपने एम्प्लॉयर से और कोई कारोबार शुरू किया, तो जितना खर्चा है वो क्या एज डिडक्शन अलाउ होगा? सर क्या मैंने लोन लिया अपने एम्प्लॉयर से और उसने मुझे इंटरेस्ट फ्री लोन दे दिया, तो सवाल ये है कि प्रॉफिट ऑन डेट क्या एज डिडक्शन अलाउ होगा? द आंसर इज यस। कितना? जितना अंडर द हेड सैलरी है प्लस जितना पे किया है, इन दोनों को जमा कर ले। केस नंबर 1 में कितना एज डिडक्शन अलाउ होगा? 2 लाख। केस नंबर 2 में कितना एज डिडक्शन अलाउ होगा? 2 लाख। केस नंबर 3 में कितना एज डिडक्शन अलाउ होगा? 3 लाख। सर यहां पर बात समझने की है, मैंने एम्प्लॉयर से लोन लिया 20 लाख रुपए, मैंने गाड़ी खरीदी, गाड़ी ऊपर पे दे दी और ऊपर पे मुझे उससे इनकम आ गई। क्या उस ऊपर से जो इनकम आई है उसमें से ये वाला प्रॉफिट ऑन डेट माइनस करने की इजाजत होगी? ये वाला इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करने की इजाजत होगी? यस होगी। अगर आपको बेंचमार्क रेट पर, अगर आपने इंटरेस्ट फ्री लोन लिया है तो जितना बेंचमार्क रेट था उतना एज डिडक्शन अलाउ होगा। अगर कंसेशनल लोन लिया है तो जितना बेंचमार्क रेट है उतना अलाउ होगा, और अगर आपने अबव बेंचमार्क लिया है तो जितना एक्चुअल है उतना अलाउ होगा, जितना एक्चुअल है उतना अलाउ होगा। और इन दोनों में तो बेंचमार्क रेट 10% ही है ना, गौर करें। सर वो कहते हैं आपकी किताब के जो लफ्ज हैं वो ये हैं, अगर आपने लोन लेकर कोई बिजनेस शुरू किया जिसकी इनकम पर टैक्स लगना था, तो उस इनकम में से इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट ऑन डेट एज डिडक्शन अलाउ होगा। कितना? अगर इंटरेस्ट फ्री या कंसेशनल था तो बेंचमार्क रेट के हिसाब से, यानी 10% के हिसाब से, और अगर अबव बेंचमार्क था तो एक्चुअल जितना आपने पे किया वो। सर जी यस और नो? आखिरी बात इस एरिया की,
अगली बात यह है कि भाई आपने अपने एम्प्लॉयर से लोन लेके घर बनवा लिया, कुछ याद आ रहा है? प्रॉफिट ऑन डेट, वो जो डिडक्टेबल अलाउंस में पड़ा है, क्या वो मिलेगा? यस मिलेगा। शर्त शर्त सर, शर्त बड़ी जरूरी है सर, ये वाली शर्त भी पूरी हो और वो वाली शर्तें भी पूरी हो। सर वो वाली शर्तें याद है आपको? सर घर बनाने के लिए लिया हो, किससे लिया हो? बैंकिंग कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, फेडरल पॉइंशियल गवर्नमेंट से और पब्लिक लिस्टेड कंपनी से। आप एक प्राइवेट कंपनी से लोन ले लेते हैं और उससे अपना घर बना लेते हैं, तो क्या आपको डिडक्टेबल अलाउंस मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर आप बैंकिंग कंपनी में नौकरी करते हैं और यहाँ आप पब्लिक लिस्टेड कंपनी में नौकरी करते हैं, तो फिर जो आप उससे लोन लेंगे वो आपको, वो एक तरफ तो आपका अंडर द हेड सैलरी आ रहा होगा और दूसरी तरफ डिडक्टेबल अलाउंस के तौर पे इनकम में से माइनस। सर जी यस और नो? सर ये सारी बातें थी जो मैंने आपको बता दी। सर एम्प्लॉयर को जाके कहा कि आपसे मैंने 20 लाख रुपए का लोन लिया था, मुझे माफ कर दे। उसने माफ कर दिया। ये बेनिफिट है जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया और एम्प्लॉय की इनकम हो गई टैक्सेबल हो गई अंडर दैट सैलरी। हमने अपने एम्प्लॉयर को कहा कि मुझे आपसे माफी नहीं चाहिए, वो फलां बंदा मुझे कह रहा है कि मेरे पैसे अदा करो, उसने बहुत तंग किया हुआ है, मुझे ना दें, डायरेक्ट उसे ही दे दे। इस केस में अगर मेरे एम्प्लॉयर ने मेरा कोई डेट सेटल किया है, मेरा कोई लोन सेटल किया है, तो वो भी बेनिफिट है जो मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे दिया है, मेरी इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा अंडर द हेड। सर वो खुद उसने मुझसे खुद लेने थे और माफ कर दे तो भी, और वो मेरे भी आप पे किसी को अदा कर दे तो भी, इन दोनों केसेस में ये टैक्सेबल होगा। सर जी कोई प्रॉपर्टी, कोई बेनिफिट दे दे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को काम करने के एवज, याद रखेगा वो टैक्सेबल होगा अंडर दैट सैलरी। सर जी कोई प्रॉपर्टी, कोई एसी, कोई मिसाल के तौर पे कोई भी बेनिफिट, कोई बैरिया टाउन में नौकरी करते उसने प्लॉट दे दिया, होंडा में जॉब करते उसने होंडा कार दे दिया, सर जो बेनिफिट एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दे दिया वो टैक्सेबल होगा अंडर दैट सैलरी। हाँ एक चीज और है, अगर उसने पक्का नहीं दिया, उसने कहा ये एसी तो लगाया है लेकिन जब तुम जाओगे तो ये एसी आपसे वापस ले लेंगे, अब इस केस में जितनी डेप्रिसिएशन होगी ना वो अलाउड एज डिडक्शन। सर अगर रिटर्नेबल है तो क्या लेंगे? डेप्रिसिएशन या डिफरेंस इन फेयर मार्केट वैल्यू। सर जी मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे मोबाइल दे दिया, जब दिया था तब 1,40,000 का था, अब कितने का हो गया? अब 1 लाख का हो गया, तो असल में मुझे उन्होंने कितने का फायदा दे दिया है? 40,000 रुपए का फायदा। सर ये जो 40,000 रुपए का फायदा दिया है, 1,40,000 में से 1 लाख, ये मुझे फायदा मेरे एम्प्लॉय ने दिया है, मेरी इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा अंडर दैट सैलरी। रिटर्नेबल बेसिस में दो बातें हैं, रिटर्नेबल बेसिस में दो बातें। बात नंबर 1, रिटर्नेबल बेसिस में दो बातें, पहले तो वो डेप्रिसिएशन जो है उसके मुताबिक बेनिफिट कैलकुलेट करके ऐड कर दें अंडर दैट सैलरी, या अगर उसने फेयर मार्केट वैल्यू दी है जब उन्होंने आपको दिया था जब आपने वापस किया, इसका डिफरेंस ले लीजिए। कोई भी फायदा दिया यार, किसी किस्म का कोई फायदा एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया है, साल के तौर पे आपको उन्होंने 10 टिन दे दिए ऑयल के कि आप इस्तेमाल करें, इंजॉय करें, उन्होंने आपको बुफे करा दिए हैं, वो सर कोई भी बेनिफिट है सर जो आप इंजॉय करें, वो आपके एम्प्लॉय ने आपको काम करने की एवज दिया है, वो आपकी इनकम होगी और टैक्सेबल होगी अंडर दैट सैलरी। सर अगला पॉइंट है रिटायरमेंट बेनिफिट्स। रिटायरमेंट बेनिफिट्स जनरली इंक्लूड, सर इसमें 3 चीजें हैं, ग्रेचुटी, पी फंड और पेंशन। सर जी ग्रेचुटी नहीं भाई। सर अगर ग्रेचुटी हो तो सबसे पहले पता क्या देखना है? गवर्नमेंट है या नहीं। अगर गवर्नमेंट है तो क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा। दूसरे नंबर पे देखना है रजिस्टर्ड है, सॉरी अप्रूव्ड कह रहे हैं, सर दूसरे नंबर पे देखेंगे फंड है या स्कीम है।
जी यार पहले अप्रूव्ड ही देख लें तो बेहतर है, सॉरी यार। अगर अप्रूव्ड है या नॉट अप्रूव्ड, अप्रूव्ड है तो फर्दर देखेंगे फंड है या स्कीम है, और यहां पे अनअप्रूव्ड है। सर जी देखिएगा, स्टेप नंबर 1 ग्रेचुटी गवर्नमेंट की है, अगर गवर्नमेंट की तो एग्जेम्प्ट। दूसरे नंबर पे ग्रेचुटी गवर्नमेंट की नहीं है तो स्टेप 2 अप्रूव्ड है या अप्रूव्ड नहीं है। अगर अप्रूव्ड है तो स्टेप नंबर 3 फंड है या स्कीम है, अगर फंड है तो भी एग्जेम्प्ट, और अगर स्कीम है एग्जेम्प्ट अप टू 3 लाख, और अगर अप्रूव्ड नहीं है अनअप्रूव्ड है तो फर्क नहीं पड़ता फंड है या स्कीम है। हम क्या करेंगे, एग्जेम्प्ट अप टू लोअर ऑफ 75,000 या 50% ऑफ अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी। सर इन दोनों में से क्या लेना है, लोअर ले लेना। सर जी स्टेप नंबर 1 ग्रेचुटी गवर्नमेंट की है तो फारिग, कुछ टैक्स नहीं होगा। अप्रूव्ड है तो देखेंगे फंड है या स्कीम है, फंड है तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं, स्कीम है तो देखेंगे टैक्सेबल होगा अप टू 3। अगर 4.5 लाख की ग्रेचुटी स्कीम के तहत अमाउंट मिली है तो 3 लाख तक की एग्जेम्प्ट होगी, उससे ऊपर वाला कितना होगा 1.5 लाख। सर ये टैक्सेबल होगी, यस और नो। सर जी उसके बाद हम बात करते हैं अप्रूव्ड नहीं है जो उसकी, सर फंड है या स्कीम है, देखा जाएगा। अगर अप्रूव्ड नहीं है तो देख के क्या करना है, फंड है स्कीम है फर्क नहीं पड़ता, 75,000 और 50% ऑफ द ग्रेचुटी विच एवर इज लोअर, इस हद तक एग्जेम्प्ट है। अगर आपको 1,20,000 रुपया मिला है अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी स्कीम के तहत तो पता क्या करेंगे सर, 75,000 और 50% ऑफ ग्रेचुटी क्या हुआ, इन दोनों में से लोअर कौन सा है, 60,000 माइनस कर देंगे, बकाया 60,000 क्या हो जाएगा। सर ये वाली एक्सेप्शंस याद रखिएगा, अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी की टैक्सेबिलिटी के बारे में उसने लिखा है, यही मैंने आपको आज बताया। अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी के बारे में हमारे पास ऑप्शन है, हम एनटीआर के तौर पे भी ट्रीट कर सकते हैं और सेपरेट ब्लॉक आइटम के तौर पे भी ट्रीट कर सकते हैं, इसको ज़हन में रखिएगा, ये नई बात है। और इस अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी की एक्सेप्शन की जब हम बात करते हैं तो इसमें वो कहता है अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी जो है वो टैक्सेबल होती है, ये तो बात कर ली। किन केसेस पर ये वाली एग्जेम्पशन अप्लाई नहीं होती, सर 4 केसेस हैं। सर केस नंबर 1, सर नॉन रेजिडेंट हो जब बंदा। केस नंबर 2 पेमेंट मेड आउटसाइड पाकिस्तान। सर डायरेक्टर हो जो रेगुलर एम्प्लॉई नॉट अ रेगुलर एम्प्लॉय। महसूस ही करना है सर आपने, बाकी आखिरी बात जो डायरेक्टर और रेगुलर एम्प्लॉय ना हो, और आखिरी बात क्या है, हाँ जो जो ऑलरेडी जिसकी एक ग्रेचुटी टेक्स्ट हो, मोर देन 1 ग्रेचुटी लिखूं तो बेहतर है। सर जी ग्रेचुटी के बारे में यही सारी बात थी, ग्रेचुटी के बारे में यही सारी बातें थी सर, सारी बातें आपके साथ कर दी हैं। पेंशन, पेंशन के बारे में क्या बात है सर, पेंशन के बारे में सीधा सीधा असूल है, हमेशा एग्जेम्प्ट ही होगी। एक्सेप्शन क्या है सर, एक्सेप्शन ये है कि अगर कोई बंदा अपने एम्प्लॉयर या उसके एसोसिएट से, अपने एम्प्लॉयर या उसके एसोसिएट से क्या ले रहा हो, नौकरी कर रहा हो और सैलरी ले रहा हो, सर जी इसको ऐसे कहते थे, ये एग्जेम्प्ट है। हाँ अगर वो उसी एम्प्लॉयर के पास रिटायर होने के बाद नौकरी कर ले और पेंशन भी ले रहा हो और सैलरी भी ले रहा हो, अब इस केस में वो पेंशन भी ले रहा होगा और सैलरी भी, तो याद रखिएगा ये पेंशन पे टैक्सेबल हो जाएगी।
दूसरे नंबर पे वो कहता है अगर एक से ज्यादा पेंशन मिल रही हो तो सिर्फ एक एग्जेम्प्ट होती है। सर जी समझ आ रही, जो हायर होगी वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, दूसरी टैक्सेबल हो जाएगी। अलबत्ता अगर कोई बंदा तगड़े इदारे से है, सर आर्मी से है या फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट से है, तो सर उस पर इस तरह की कोई मजाक नहीं करना। अगर मेजर साहब रिटायर होने के बाद पेंशन भी ले रहे हैं आर्मी से और साथ सैलरी भी ले रहे हैं तो कहना है अच्छा जी कोई बात नहीं। पेंशन पेंशन पर फिर क्या होगा, इस केस में उनकी पेंशन एग्जेम्प्ट ही होगी, टैक्सेबल। सर अगर एक बंदा वाकई ज़ईफ हो गया और उसकी उम्र 60 साल से ऊपर हो गई, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ टैक्स ईयर 1 जुलाई 2021 को उसकी उम्र 60 साल से ज्यादा थी, तो वो अगर 6 पेंशनें भी ले रहे तो सारी एग्जेम्प्ट होंगी, और अगर सैलरी और पेंशन भी ले रहे तो उसकी पेंशन क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी। सर प्रोविडेंट फंड, इसलिए कहा कि ऑन द फर्स्ट डे ऑफ टैक्स ईयर मैटर करता है, ड्यूरिंग होगी तो वो एलिजिबल नहीं होगा इसके लिए। ठीक है, आपने पूछा सवाल। सर जी प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड पता है क्या होता है, एक एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है और एक एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है। ये कंट्रीब्यूशन होके क्या बन जाता है, एक पूल बन जाता है। सर इसको इन्वेस्ट कर दिया जाता है तो इस पर क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। और जब कोई मुलाजिम नौकरी छोड़ के जाता है तो एक्यूमुलेटेड बैलेंस उसको दे दिया जाता है। ठीक हो गया, 2000 रुपया एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया, 2000 रुपया एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया, टोटल कितना हो गया सर 4000 रुपया। इस 4000 को इन्वेस्ट कर दिया और इंटरेस्ट कितना मिला, 10%, कितना हो गया 400 इंटरेस्ट मिला, एक्यूमुलेटेड बैलेंस कितना हो गया। सर अगर ये आज नौकरी छोड़ के चला जाए तो इसे 4400 दे के कहेंगे खुदा हाफिज, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो डटा रहा। फिर अगले साल फिर 2000 रुपये एम्प्लॉय ने भी डाले, 2000 एम्प्लॉयर ने भी डाले। सर बैलेंस अब कितना हो गया 8400, और ये 400 पता चल रहा है कहां से आया है, सर इसमें मजीद प्लस कर दिया ना, अब इसको इन्वेस्ट किया, कितना आ गया 840, और एक्यूमुलेटेड बैलेंस कितना हो गया। सर अगर ये नौकरी छोड़ के चला जाए तो इसे 9240 मिलेगा 2 साल बाद। सर जी प्रोविडेंट फंड की स्टोरी यही है, अब जरा सुनते जाइए। अगर तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुआ फिर तो टेंशन ही कोई नहीं, एग्जेम्प्ट 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 एग्जेम्प्ट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय में कुछ भी टैक्सेबल नहीं है। और अगर प्रोविडेंट फंड रिकॉग्नाइज्ड ना हुआ, एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट, ये पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, यानी ये पूरी बड़ी वाली अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगी। अलबत्ता इसमें से एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन माइनस कर देना है। 9240 में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कितना है भैया, 4000 माइनस कर दे तो 5240, और अगर पहले साल छोड़ के गया है तो 4400 में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कितना है 2000, सर ये माइनस कर दे और ये 2400। अगर अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होगा और पहले साल छोड़ के गया तो 2400 की अमाउंट पे टैक्स लगेगा, और दूसरे साल छोड़ के गया तो 5240 पर। यस और नो। सर जी थोड़ा सा आगे में चलना है, अगर ये बंदा अनरिकॉग्नाइज्ड भी नहीं था और गवर्नमेंट भी नहीं था और रिकॉग्नाइज्ड था तो फिर क्या होगा, सर रिकॉग्नाइज्ड था, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो है ना उस पर टैक्स लगेगा, जितना भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूट करेगा उस पर टैक्स लगेगा, कितना, एग्जेम्प्ट अप टू लोअर ऑफ 1.5 लाख या 1/10 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस। सर ये पूरे टैक्स में एक ही बार बेसिक सैलरी के बाद डीएनएस अलाउंस आया और ये यहीं पे इस्तेमाल हो रहा है। कन्वेंस में भी एक ही बार मिनिमम टाइम स्केल आया, उसके बाद कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। सर जी इन दोनों में से जो लोअर होगा उस हद तक ये एग्जेम्प्ट होगा। ठीक हो गया, ले जनाब अगली बात करते हैं। इंटरेस्ट के हवाले से क्या रूल है।
सर ये भी एग्जाम्प्ट होगा। कितना? अप टू, बिस्मिल्लाह, हायर ऑफ, कितना? इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 16%, और दूसरा 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस। सर जी बाज़-औक़ात उसने आपको 20% के हिसाब से इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो परेशान नहीं होना। जितना इंटरेस्ट दिया हुआ है डिवाइड करें 20 से, मल्टीप्लाई करें 16 से, तो आपको पता चल जाएगा किस हद तक एग्जाम्प्ट है। सर इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 16%, अगर उसने आपको इंटरेस्ट दिया हुआ और परसेंटेज बताई हुई है, तो आप 16% के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक दो पास पेपर्स में आया और उसने इस तरह ही पूछा है, उसने 20% के हिसाब से दिया हुआ है, तो आपने वो अमाउंट लेनी है, जितना इंटरेस्ट मेरा उसको डिवाइड कर देना है 0.2 से, मल्टीप्लाई कर देना है 0.16 से, तो आपके पास एग्जाम्प्ट अप टू कितना है वो आ जाएगा। और दूसरे नंबर पे क्या करना है, 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी। इन दोनों में से जो हायर होगा वो क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। और अगर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है तो एक्यूमुलेटेड बैलेंस पे टैक्स, जिस वक्त पैसे मिलेंगे उस वक्त टैक्स नहीं लगा, चूंकि साथ साथ लगता रहा है ना। और अनरिकॉग्नाइज के केस में जब आखिर में पैसे मिलेंगे तब टैक्स लगेगा ज्यादा सारा। सर जी बात समझ में आ गई है? ले जनाब, एनविटी जो भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है, सालाना फिक्स अमाउंट या मंथली फिक्स अमाउंट, वो एम्प्लॉय को काम करने के एवज दे रहा है तो टैक्सेबल होगा। अप्रूव्ड सुपर इनोवेशन फंड, सर जी इसको अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की तरह ट्रीट करें। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन एग्जाम्प्ट, इंटरेस्ट एग्जाम्प्ट, और जो टोटल अमाउंट होगी अगर वो बंदे के मरने पर मिले तो एग्जाम्प्ट होगी, अगर जिंदगी में मिल जाए तो टैक्सेबल होगी। चार ही बातें हैं, सुपर इनोवेशन फंड की चार बातें हैं। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन एग्जाम्प्ट, इंटरेस्ट एग्जाम्प्ट, एक्यूमुलेटेड बैलेंस मरने पर मिला तो एग्जाम्प्ट, जिंदगी में मिल गया तो टैक्सेबल। सर बेनोवलेंट फंड एग्जाम्प्ट होता है। और इसके बाद मेडिकल अलाउंस इंपॉर्टेंट है। सर जी एक है मेडिकल अलाउंस और एक है मेडिकल फैसिलिटी। सर इन दोनों का फर्क मैं आपको बड़ी डिटेल में बता चुका हूं, यस और नो। सर जी जो फिक्स पैसे दिए जाते हैं वो क्या होता है, और जो आपको कार्ड दे दिया गया या आपको सहूलत दे दी गई कि जितना भी बीमार हो जाओ कोई मसला नहीं, ये फैसिलिटी है सर। सर जी देखिएगा मेडिकल अलाउंस एग्जाम्प्ट होता है अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी के 10% तक मेडिकल अलाउंस एग्जाम्प्ट होता है। और अगर मेडिकल फैसिलिटी की बात करें, सर ये फुली एग्जाम्प्ट होता है, लेकिन शर्त है क्या? सर जी अगर गिवन एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एंटियन ऑफ प्रैक्टिशनर is available or attested by, सर जी यस और नो। और इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों लहदा हो तो दोनों बड़े खुश रहते हैं। मसला सिर्फ तब आता है जब ये दोनों हो जाते हैं इकट्ठे। मेडिकल अलाउंस भी है और मेडिकल फैसिलिटी भी है, और जीतता कौन है? सर मेडिकल फैसिलिटी जीत जाती है, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है। मेडिकल फैसिलिटी को पहले देखेंगे। अगर मेडिकल फैसिलिटी एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंटियन ऑफ द प्रैक्टिशनर और अटेस्टेड बाय द एम्प्लॉयर है तो एग्जाम्प्ट। और अगर ये एग्जाम्प्ट हो गई तो ये जो है ये क्या हो जाएगा, फुली टैक्सेबल हो जाएगा। केस नंबर अगला, मेडिकल अलाउंस भी है और मेडिकल फैसिलिटी भी है, और मेडिकल फैसिलिटी को पहली प्रायोरिटी दी, और ये नॉट एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो ये क्या हो जाएगा, फुली टैक्सेबल हो जाएगा। और ये एग्जाम्प्ट कितना, अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। सर ये बिल्कुल वैसे ही जैसे ऊपर बताया गया। और यस और नो, इतनी सी बात ही थी इसमें। लीव इनकैशमेंट, रिटायर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के मौके पर जो मिलती है
बस वो एग्जाम्प्ट होती है, बाकी हमेशा टैक्सेबल होती है। वर्कर पार्टिसिपेशन फंड, सर अभी थोड़ी देर पहले तो पढ़ा है वर्कर पार्टिसिपेशन फंड, और वो क्या था सर? वो तो डिडक्टेबल ना भैया। तो सुनो, जब आप एम्प्लॉयर थे और कारोबार कर रहे थे तो वो खर्चा था, वो एज डिडक्शन लाओ था। अब आप मुलाजमत कर रहे हो और पैसे ले रहे हो, आपकी क्या है? इनकम। सर अगर वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड में से कोई पैसे मिले तो वो टैक्सेबल नहीं होंगे, एग्जेम्प्ट होंगे सर जी। और यस और नो? फुल टाइम रिसर्चर, फुल टाइम टीचर अगर नॉन प्रॉफिट इदारे में हो, एचईसी से रिकॉग्नाइज इदारा हो या नॉन प्रॉफिट इदारा हो या यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ एजुकेशन या यूनिवर्सिटी हो जो एचईसी से अप्रूव्ड है, तो जितना टैक्स बनेगा सैलरी पर किसी फुल टाइम टीचर या रिसर्चर का, उस पर 25% क्या मिल जाएगी? छूट मिल जाएगी, रियायत मिल जाएगी। टैक्स लाइबिलिटी शैल बी रिड्यूस्ड बाय 25%। सर अगर कोई बंदा सैलरी पाकिस्तान से बाहर कमा रहा है, याद रखिएगा, अच्छा भला पाकिस्तान के अंदर रह रहा था, दुबई चला गया, अब वहीं जाके सेटल हो गया, सर जो पैसे उसने पाकिस्तान से बाहर कमाए हैं ना, वो टैक्सेबल नहीं होंगे। जो पैसे उसने पाकिस्तान से बाहर कमाए हैं, वो देखो, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान लीव्स पाकिस्तान ड्यूरिंग अ टैक्स ईयर एंड रिमेन्स अब्रॉड, वापस नहीं आया बल्कि उस टैक्स ईयर में वहीं रहा, तो जो सैलरी उसने पाकिस्तान से बाहर कमाई है वो टैक्सेबल नहीं होगी बल्कि एग्जाम्प्ट होगी। सर फॉरेन सोर्स सैलरी अगर आप कमा रहे हैं तो वो एग्जाम्प्ट होगी अगर दो शर्तें पूरी हो जाएं तो। सर पहली शर्त, आपने वहां के, सर मैं कनाडा में ऑनलाइन जॉब कर रहा हूं, मुझे यहां पे मिला 26 लाख रुपया, तो भैया अगर मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे टैक्स काट के पैसे भिजवाए हैं और मेरे एम्प्लॉयर ने वहां की कनाडा की एफबीआर को जमा करा दिया है, तो जो सैलरी मुझे मिलेगी वो टैक्सेबल इन पाकिस्तान। सर जी दो बातें हैं, तो यार ध्यान से जरा। पहली बात, मेरे एम्प्लॉयर ने टैक्स काट के मुझे पैसे दिए, जो कनाडा बैठा हुआ है उसने टैक्स काट के मुझे पैसे दिए, और दूसरी बात, उसने कहां जमा करा दिए? वहां के एफबीआर को जमा करा दी। सर जी ठीक हो गया? ले सर, और आज का आखिरी टॉपिक आ गया, एम्प्लॉय शेयर स्कीम। सर जी एम्प्लॉय शेयर स्कीम, इसके कुछ केसेस आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं, उसको जरा देख लीजिए ध्यान से। सर केस नंबर 1, ब्लैक कलर ज्यादा बेहतर है या रेड? यार जो विजिबल ज्यादा है वो बताइए, अपनी पसंद की खैर है। यार अगर पसंद ही है तो फिर मैं अपनी लगा लेता हूं। सर जी केस नंबर 1, जी भाई आप जीत गए बॉस, आगे चलते हैं। सर जी ये 6-8 केसेस हैं, बस ये हमारी आज की आखिरी बात है इंशाल्लाह, और इसको जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। इस पे भी आई कैप का दिल उदास हो गया होगा क्योंकि उसने पूछा नहीं है। सर केस नंबर 1, केस नंबर 1, अगर एम्प्लॉयर, सर जी ध्यान से ज्यादा तवज्जो चाहिए, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को 1000 शेयर्स देता है जिसकी कीमत है, एक शेयर की कीमत है 100 रुपए, फेयर मार्केट वैल्यू क्या है? 100 रुपए की, तो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कितने का फायदा दिया? 1 लाख। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 1 लाख रुपए के शेयर्स दिए और उसके बदले में उससे कुछ भी नहीं लिया, बस वो जो काम कर रहा था जॉब उसके वजी दिए, तो जनाब ये 1 लाख रुपए का बेनिफिट है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है और एम्प्लॉय की इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा अंडर द हेड। सर जी थोड़ा अलर्ट रहिएगा, मुझे रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा जरा, ठीक है? थोड़ा सा चौकस हो जाए, अगर कोई टेक बहुत ज्यादा लग गई तो थोड़ा उठ जाए, हैं सर जी? अब इसी पॉइंट में दूसरी बात, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को शेयर दिए, 100 रुपए मार्केट वैल्यू है शेयर की, 1000 शेयर दिए, ठीक हो गया, और इस केस में उसने उसको कहा कि ये शेयर तुम खरीदना चाहते हो 10 रुपए के हिसाब से खरीद लो। 100 रुपए का शेयर कितने का दिया है? सर पैसे वसूल कितने किए हैं? सर 10,000 रुपया वसूल किया ना,
और असल में बेनिफिट कितने का दे दिया है? सर जी ये बेनिफिट एम्प्लॉय की इनकम होगी और टैक्सेबल होगी अंडर दैट सैलरी, यस और नो? सर ये पहला पॉइंट था कि भैया एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को शेयर दिया फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से, जितने का फायदा दिया, जितने के शेयर नहीं, जितने का फायदा। सर अगर कुछ लिया है उससे 10 रुपए के हिसाब से तो फायदा कितने का मिला है? 90,000 का। अगर कुछ नहीं लिया तो फायदा कितने का मिला है? 1 लाख का। जितना फायदा एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया है, एम्प्लॉय की इनकम होगी और टैक्सेबल होगी अंडर दैट सैलरी। डन हो गया। सर दूसरी बात, सर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ऑप्शन दे दी। ऑप्शन क्या होती है? ऑप्शन इज नॉट द एक्चुअल शेयर्स। ऑप्शन एक फैसिलिटी होती है। मिसाल के तौर पे एक कागज है जिस पे लिख के दिया गया कि मिस्टर अली इमरान के पास ये ऑप्शन है कि ये 1000 शेयर्स 10 रुपए के हिसाब से खरीद सकते हैं। मार्केट में उस शेयर की क्या वैल्यू है? 100 रुपए। तो इस केस में मुझे मेरे एम्प्लॉयर ने कितने का फायदा दे दिया है? सर 100 रुपए मार्केट वैल्यू है उस शेयर की, और मुझे मेरे एम्प्लॉयर ने शेयर को खरीदने की ऑप्शन कितने की दे दी है? 10 रुपए की। तो मुझे मेरे एम्प्लॉयर ने कितने का फायदा दे दिया है? 90 रुपए का। लेकिन ये फायदा टैक्सेबल नहीं होगा। सर ऑप्शन कभी भी टैक्सेबल नहीं होती, ऑप्शन कभी भी टैक्सेबल नहीं होती। फायदा नजर आ रहा होगा, वो आपको पेपर में बताएगा कि ये फायदा है। सर जी आपने कहना अल्लाह तेरा शुक्र मुझे नहीं चाहिए, ये फायदा नहीं। सर ये टैक्सेबल नहीं होना। सर ऑप्शन कभी भी टैक्सेबल नहीं होती। ये केस नंबर 2 था। नॉट टैक्स। हाँ, अगर ऑप्शन को बेचकर कोई पैसे कमा लिए, आपने ऑप्शन थी 1000 शेयर खरीदने की, आपने अपने दोस्त को कहा ये मेरे पास ऑप्शन है, इस वक्त मार्केट में शेयर 100 रुपए का है, मेरे पास ऑप्शन है जिसके जरिए तुम 10 रुपए के हिसाब से खरीद सकोगे, मुझसे खरीदनी है ये वाली ऑप्शन। उसने कहा हाँ मैं खरीदता हूं। आपने वो ऑप्शन क्या कर दी? डिस्पोज कर दी। कितने की? लेट से 50,000 रुपए की। वो ऑप्शन खरीदी कितने की थी? फ्री में। डिस्पोजल कितने की? डिस्पोजल प्रोसीड थी 50,000 रुपए। सर कॉस्ट क्या होगी? नील होगी ना, 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। सर कितने का फायदा हो गया? सर ये 50,000 का फायदा आपको लग गया आगे। सर आपके पास 50,000 पहुंच गया। इससे पहले वहां में बात थी, ऑप्शन मिली थी, ऑप्शन मिली थी, लेकिन ना आपने ऑप्शन को डिस्पोज किया था, ना आपने ऑप्शन को एक्सरसाइज किया था। वो टैक्सेबल नहीं, वो भी हवा में बात है। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है इनकम फ्रॉम बिजनेस में भी, रियलाइज्ड गेन और अनरियलाइज्ड गेन, याद है ना? सर वो यही तो चीज है। वो सर रियलाइज क्या है? जो आप तक मुंतकिल हो गया, आप तक पहुंच गया। सर ऑप्शन आप तक मुंतकिल नहीं हुआ था फायदा, वो टैक्सेबल नहीं होगा। सर डिस्पोजल ऑफ ऑप्शन में क्या हुआ? आपने बेच दिया, 50,000 आपको मुंतकिल हो गया, आपको मिल गया। सर ये टैक्सेबल होगा अंडर द हेड। बड़ा शुक्रिया यार। अब ध्यान से भाई, अगले क्यू पे लड़ रहना। सर जी डिस्पोजल ऑफ ऑप्शन नहीं किया आपने, या 2 ही ऑप्शन है, ऑप्शन आपको मिल गई, 2 ही तरीके हैं। या आप उस ऑप्शन को ही भेज देंगे, या उस ऑप्शन को क्या कर लेंगे? एक्सरसाइज कर लेंगे। अगर आपने उस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लिया तो जिस दिन एक्सरसाइज किया उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू। सर जी जिस दिन एक्सरसाइज किया उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू, सर जी लेट से 100 रुपए थी। अब यहां डिस्पोज करेंगे या वो करेंगे? अब मैं इस केस को खत्म कर रहा हूं, ये केस नंबर 3 था। अब हम केस नंबर 3 की बात नहीं कर रहे बल्कि केस नंबर 4 की बात कर रहे हैं। सर जी फेयर मार्केट वैल्यू एट द एक्सरसाइज डेट कितनी थी? 100 रुपए। शेयर्स कितने थे? 1000। सर 1 लाख रुपए फेयर मार्केट वैल्यू थी। सर आपने कितने का खरीदा? फ्री में आपको मिले हैं। सर कितने का फायदा एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया? 1 लाख रुपए का फायदा दिया। 1 लाख रुपए का फायदा एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया। एम्प्लॉय की इनकम होगी और टैक्सेबल होगी अंडर दैट सैलरी। ऐसा भी हो सकता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कह दे 100 रुपए वाला शेयर 10 रुपए का लेना है
आपके हाँ जी लेना है, वो आपको लिस्ट पे लिख दे, वो आपको एक कागज दे दे, उस पर लिखा हुआ अली इमरान हैज द राइट टू परचेज द शेयर एट द रेट 1000 शेयर एट 10 पर शेयर। अब इस केस में कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट ऑफ शेयर कह लें या एक्सरसाइज प्राइस कह लें। सर 10 रुपए पर शेयर है ना, मल्टीप्लाई बाय 1000 शेयर है, तो टोटल कितना हो गया। सर ये 10,000 रुपए कॉस्ट ऑफ शेयर या एक्सरसाइज प्राइस कह लीजिए, जितने पर शेयर खरीद सकते हैं सर वो माइनस कर दिया। कितने का फायदा एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय को दिया, 90,000 रुपए का फायदा एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय को दिया। टैक्सेबल होगा अंडर द हेड। और सर बात समझ आ गई। सर बाजू का तो एम्प्लॉयर ऐसा होता है वो ऑप्शन भी बेच देता है, वो कहता है शेयर की ऑप्शन खरीदनी है, 1 रुपया फी ऑप्शन दो या 1 रुपया फी शेयर दो। अगर वो ऐसा कह दे या 5 रुपए फी ऑप्शन दो, अगर वो ऐसा कह दे तो इस केस में कॉस्ट ऑफ ऑप्शन भी होती है। तो आपने अगर 5 रुपया पर ऑप्शन था तो आपने 1000 शेयर के लिए कितनी कॉस्ट इनकर की होगी, 1000 ऑप्शन के लिए 5 रुपए पर था, मल्टीप्लाई बाय 1000 कितना आ गया 5000। सर ये लेस कर देंगे, असल में बेनिफिट कितना हो गया। सर घूम फिर के आपने नोट ये करना है कि एम्प्लॉयर ने आपको फायदा कितने का दे दिया। अगर आपने पैसे दिए थे तो जो नेट है वो फायदा है, और अगर आपने कोई पैसे नहीं दिए थे तो जितनी असल रकम थी, असल शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू थी, वो फायदा था। यस और नो। लो जनाब, केस 3 भी होगा, केस 4 भी होगा। थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो गया है, वो ये गड़बड़ हुआ है कि एम्प्लॉयर ने देखा है कि यार मैं इसको शेयर देता हूं ताकि इसके अंदर सेंस ऑफ ओनरशिप आ जाए, ये बेचने की करता है, ये शेयर्स को होल्ड ही नहीं कर रहा। तो एम्प्लॉयर बाज़-औक़ात कह देता है कि भाई तुम्हें शेयर इसलिए दिए थे कि तुम्हें फील हो कि मैं इस कंपनी का मालिक हूं और मैं इस कंपनी में काम करूंगा तो इस कंपनी को फायदा होगा, तो उससे फायदा मुझे भी होगा क्योंकि मैं शेयर होल्डर हूं। लेकिन लोगों के पास शेयर आता है वो बेच देते। उन्होंने एक शरारत की, उन्होंने कहा भैया बात सुनो, ये शेयर तो आपको दे रहे हैं लेकिन इसमें क्या रख रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन रख रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्पोजल। रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्पोजल। उन्होंने शरारत की कि भाई रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्पोजल है, 2 साल तक आप शेयर बेच नहीं सकते। तो सर आप 2 साल तक उस शेयर, जिस चीज को आप बेच नहीं सकते, याद रखना आप उसके मालिक ही नहीं है, तो 2 साल तक आप वो शेयर नहीं बेच सकते, रिस्ट्रिक्शन है। आप मालिक कब बनोगे, जब आपके पास राइट आ जाएगा बेचने का, और वो कब आ जाएगा, जब रिस्ट्रिक्शन खत्म हो जाएगी। तो हम इस केस नंबर 5 है, हम कहेंगे फेयर मार्केट वैल्यू आफ्टर द रिस्ट्रिक्शन पीरियड। सर जी बताइएगा, फेयर मार्केट वैल्यू आफ्टर द रिस्ट्रिक्शन पीरियड। लेट से 2 साल की रिस्ट्रिक्शन थी और 2 साल के बाद फेयर मार्केट वैल्यू की 120 मल्टीप्लाई बाय 1000 था। सर ये 1,20,000 रुपया बन गया, ठीक हो गया। और इसमें कॉस्ट ऑफ ऑप्शन क्या हो गई भैया, कॉस्ट ऑफ ऑप्शन हो गई, लेट से 5,000 कॉस्ट ऑफ ऑप्शन थी वो लेस कर देंगे, और कॉस्ट ऑफ शेयर क्या होगी, लेट से कॉस्ट ऑफ शेयर थी 10,000 रुपए। मुख्तसर ये कि जितना खर्चा आपने उन शेयर्स को हासिल करने के लिए किया था, ऑप्शन जो थी खर्चा किया था वो भी माइनस कर देंगे, शेयर का जो खर्चा था वो भी माइनस कर देंगे। ये माइनस कर दी, असल में कितना फायदा हो गया, 1,05,000। सर यहां तक सारा फायदा आपको किसने पहुंचाया है, एम्प्लॉयर ने पहुंचाया है। सर एम्प्लॉयर ने फायदा पहुंचाया है, एम्प्लॉय की इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा अंडर दैट सैलरी। सर पॉइंट्स केस नंबर 5 पे आगे मैं रुक गया हूं, यहां पर गौर करें। अभी तक आपको एम्प्लॉयर ने दिए, या एम्प्लॉयर ने शेयर दे दिया, टैक्सेबल अंडर दैट सैलरी, या एम्प्लॉयर ने ऑप्शन दे दी ना, टैक्स नहीं लगाना, ऑप्शन दिया रुक जाओ ठहरो जरा देखो तो सही इस ऑप्शन का करता क्या है। या तो वो केस नंबर 1 क्या कर सकता है, वो ऑप्शन ही बेच देगा, अगर ऑप्शन बेच के जितना फायदा हुआ टैक्सेबल अंडर दैट सैलरी। दूसरा क्या कर सकता है, ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेगा, अगर ऑप्शन एक्सरसाइज कर ली, उसको एक्सरसाइज करने पर फेयर मार्केट वैल्यू देखें कितनी है, उस फेयर मार्केट वैल्यू में से जितना खर्चा हुआ था वो माइनस कर दे, जो बेनिफिट होगा वो टैक्सेबल अंडर दैट सैलरी। सर जी अगर उसने क्या किया, उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, उसने कहा शेयर को बेचना नहीं,
2 साल तक शेयर नहीं बेचने, तो 2 साल गुजरने के बाद, सर जी 2 साल गुजरने के बाद, 2 साल गुजरने के बाद जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी, जब आप मालिक बन गए, जब रिस्ट्रिक्शन पीरियड खत्म हो गया, इमीडिएटली उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू ले लें, उसमें से कॉस्ट ऑफ ऑप्शन और कॉस्ट ऑफ शेयर को क्या कर लें, लेस कर लें। जो बेनिफिट होगा, यहां तक सारे का सारा टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी आ रहा है। सर बात बढ़ गई है, सर बात खत्म नहीं हो रही है, अभी बात आगे बढ़ गई है। सिर्फ 2 केसेस और रहते हैं, वो डिस्कस करूंगा। ओ यार डिस्कार्ड कर दिए। चलो ये वाले केसेस समझ आ गए ना आपको? हाँ, आप प्लीज यस ही कहें, नो की ऑप्शन नहीं है। अच्छा जी, यहां तक तो था सारा कुछ टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। ये केस नंबर 6 है। अब देखना हुआ क्या। सर आप जब मालिक बने थे ना, यार गौर करना, जब रिस्ट्रिक्शन नहीं थी तो आप उसी दिन मालिक बन गए थे, और जब रिस्ट्रिक्शन थी तो रिस्ट्रिक्शन खत्म होने के बाद आप मालिक बने थे। एक बार आप मालिक बन गए तो जितना फायदा भी होगा वो टैक्सेबल अंडर दैट सैलरी आ जाएगा। अच्छा, वो मालिक बन गए, उसके 1 साल आपने शेयर खुद होल्ड किए अपनी मर्जी से, उसके बाद जब आपने शेयर होल्ड किए अपनी मर्जी से 6 माह, उसके बाद देखेंगे फेयर मार्केट वैल्यू नहीं, डिस्पोजल प्रोसीड। लेट्स से डिस्पोजल प्रोसीड थी 1,50,000, बेचा 1,50,000। सर मुझे 5 मिनट चाहिए होंगे सर। बेचा 1,50,000 रुपए का, और खरीदा कितने का था? सर खरीदा तो था ही नहीं, हमें तो हमारे एम्प्लॉयर ने दिया था। सर हमारे एम्प्लॉयर ने जितना दिया, जब हम मालिक बने थे तो जो बेनिफिट होगा वो क्या हो जाएगा? जब हम मालिक बने थे तो जो बेनिफिट था वो टैक्सेबल अंडर दैट सैलरी आ गया था। ऐसा ही हुआ था ना सर। अब डिस्पोजल प्रोसीड ले लीजिए, कितने का असल में बेचा है? सर कॉस्ट ऑफ शेयर ले लीजिए, कॉस्ट ऑफ ऑप्शन लेट्स से वो थी 5,000, और कॉस्ट ऑफ शेयर वो कितनी थी? 10,000। सर अमाउंट ऑलरेडी टैक्स कितनी थी? सर जितनी भी अमाउंट ऑलरेडी टैक्स थी अंडर द हेड सैलरी, वो क्या कर देंगे? वो माइनस कर देंगे। ये जो बेनिफिट आएगा कितना होगा? 30,000, और ये टैक्सेबल होगा अंडर द हेड। सर जी एक बात प्लीज ध्यान से सुनिएगा, अनफॉर्चुनेट है थोड़ा सा, मैं वो डिस्कार्ड कर दी, वो वाली मैं कनेक्ट करता। सर सुन लीजिए, जो काम की बात है वो पता क्या है यार, एक बार आप मालिक जब बने थे ना तो जितना फायदा था वो टैक्सेबल अंडर दैट सैलरी आ गया। मालिक बनने के बाद, इस इख्तियार के बाद आप बेच सकते हैं, और आपने नहीं बेचा, उसके जितना उस पर जो कीमत भी बढ़ी ना, वो टैक्सेबल अंडर दैट कैपिटल गेन आएगा। आपको याद है जब आप मालिक बने थे तो उसकी कीमत 1,20,000 थी, और अब कितने का बेचा? 1,50,000 का। कितने का बेनिफिट आ गया? सर ये इसको इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं और उस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जिस वक्त मालिक बने थे उस वक्त की फेयर मार्केट वैल्यू लो, और जब असल में बेचा उस वक्त की फेयर मार्केट वैल्यू लो। जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा? टैक्सेबल अंडर दैट कैपिटल गेन होगा। सर मालिक बनने के बाद आपने होल्ड किया शेयर्स को, मालिक बनने के बाद आपने शेयर्स को होल्ड किया, अब जो फायदा हो रहा है, अब सुनना कॉन्सेप्चुअल बात, मालिक बनने के बाद जब आपने शेयर को होल्ड किया, अब जो फायदा हो रहा है ये एम्प्लॉयर की वजह से नहीं हो रहा, ये शेयर की कीमत बढ़ने की वजह से हो रहा है। तो शेयर की कीमत बढ़ने की वजह से जो फायदा होता है वो टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी नहीं होता, बल्कि टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन होता है। भाई ये असल लॉजिक है इसकी। इसको ये 6 केसेस है। पहले केस में को गवाच गया, जो जिससे मैंने रेफर करना था ना उस शीट से, वरना मैंने भी रेफर बैक करना था। पहले केस में शेयर्स दी, जितना फायदा टैक्सेबल। दूसरे केस में ऑप्शन दी, कोई टैक्सेबल नहीं। तीसरे केस में ऑप्शन बेच दी, टैक्सेबल। चौथे केस में ऑप्शन एक्सरसाइज कर ली, टैक्सेबल। पांचवें केस में ऑप्शन एक्सरसाइज की लेकिन रिस्ट्रिक्शन थी, रिस्ट्रिक्शन पीरियड जब खत्म हुआ तब टैक्सेबल होगा। सर समझ आ गई? और एक बार मालिक बन गए, रिस्ट्रिक्शन पीरियड नहीं था तो उसी दिन ही मालिक बन गए, रिस्ट्रिक्शन पीरियड था तो रिस्ट्रिक्शन पीरियड खत्म होने के बाद मालिक बन गए। एक बार मालिक बन गए
उसके बाद जो बेनिफिट हुआ है वो एम्प्लॉयर ने नहीं दिया, बल्कि शेयर की कीमत बढ़ने की वजह से मिला है, और टैक्सेबल होगा अंडर द हेड कैपिटल गेन। और एक बात और दिल में आ रही, सोच रहा हूं कर दूं सर जी, बाजों का ऐसे होता है रिस्ट्रिक्शन पीरियड के दौरान ही शेयर बेच देता है कोई। अब रिस्ट्रिक्शन पीरियड के दौरान अगर शेयर बेच दिया तो याद रखना फिर फेयर मार्केट वैल्यू आफ्टर द रिस्ट्रिक्शन पीरियड नहीं लेते, डिस्पोजल प्रोसीड लेते हैं। और डिस्पोजल प्रोसीड में से कॉस्ट ऑफ ऑप्शन और कॉस्ट ऑफ शेयर और अमाउंट ऑलरेडी टैक्स अंडर द हेड सैलरी को माइनस करते हैं। जो अमाउंट ऑलरेडी टैक्स अंडर द हेड सैलरी तो नहीं ना आएगी, चूंकि सर फिर बोल रहा हूं, रिस्ट्रिक्शन पीरियड थी, रिस्ट्रिक्शन पीरियड के दौरान आपने शेयर को बेच दिया। अब इस केस में अभी आप उसके मालिक भी नहीं बने थे, लेकिन आपने मिसाल के तौर पे किसी दोस्त से कांटेक्ट कर लिया कि जब मैं इसका मालिक बनूंगा तुम्हें दे दूंगा, मैं तुम्हें 180 के हिसाब से शेयर बेच दिया। अब इस केस में आपने शेयर बेच दिया, इस केस में सेल प्रोसीड में से कॉस्ट ऑफ ऑप्शन लेस करेंगे, कॉस्ट ऑफ शेयर लेस करेंगे, जो बेनिफिट होगा वो टैक्सेबल आ जाएगा अंडर द हेड सैलरी। अगर रिस्ट्रिक्शन पीरियड खत्म होने से पहले और उसके दौरान ही आपने बेच दिया तो इस केस में जितना बेनिफिट होगा वो टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी होगा, पहली बात। और दूसरी बात, जितना बेनिफिट होगा वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिस्पोजल प्रोसीड से कैलकुलेट करेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू से नहीं करेंगे। अगर रिस्ट्रिक्शन पीरियड खत्म होने से पहले बेच दिया है तो रिस्ट्रिक्शन पीरियड खत्म होने के बाद वाली फेयर मार्केट वैल्यू रेलिवेंट नहीं है, वो डिस्पोजल प्रोसीड रेलिवेंट है। और उसमें से कॉस्ट ऑफ ऑप्शन और कॉस्ट ऑफ शेयर लेस करेंगे, एक्सरसाइज प्राइस लेस करेंगे, जितना बेनिफिट होगा ये टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी होगा, कैपिटल गेन नहीं होगा। सर मैंने पूरी कोशिश की कि यार आप लोगों को बुला लीजिए सर को मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को मैक्सिमम पार्ट करा दिया जाए। मेरे हिस्से का जो मेरे का आपके घर का काम क्या है, एक बार बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये आप लोगों ने फील किया, आपका शुक्रिया। मुझे खुशी तब होगी जब आप वाकई इसको घर से एक बार गो थ्रू कर आएंगे, ठीक है सर जी। मेरे हिस्से का काम क्या है, मैंने 2-3 वीडियोस हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, वो मैं यूट्यूब चैनल पे कर दूंगा। अलबत्ता आपके हिस्से का काम यह कि आप एक बार इसको गो थ्रू कराइए। मैंने एक रिक्वेस्ट की थी, अब मतलब बच्चों को रिक्वेस्ट इसलिए कह रहा हूं कि इस टाइम पे कम ही बच्चे बात मानते हैं सर। वो ये है कि इन 5 दिनों में अगर आप प्योरली टैक्स पे फोकस कर लें तो इन 5 दिनों बाद आप टैक्स बहुत अच्छा तैयार कर चुके होंगे। उसके बाद आपके पास बाकी दिन होंगे, टैक्स को 2 से 3 घंटे रोज दीजिए और बाकी एरिया तैयार कीजिए, लेकिन इन 5 दिनों में प्लीज ये कर लीजिए। थैंक यू। डियर सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने माशाल्लाह बहुत पैशन से पढ़ाया। और सर वो जो टेस्ट हमने अनाउंस करना है वो हम उसी डिस्प्ले बिल्कुल ठीक। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस कंक्लूड्स आवर टुडे सेशन। The material which was being used will be available in the link in the video of this session on our Facebook page, and the test sir has also guided that the test will also be in the same link. नेक्स्ट सेशन हमारा कल होगा टैक्स का, सेम टाइम जो कि 2 बजे, और इस तरीके से 5 दिन चलेगा, फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। एक बार फिर सर के लिए भरपूर तालियां। थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।